क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। करा कि द फोर्स ऑफ बुआयंसी। अगर आप बुआयंसी के बारे में नहीं सुने हैं तो थोड़ा बहुत हम आपको बताते हैं बुआयंसी के बारे में पहले, तो आपको समझने में आसानी होगा। बुआयंसी फोर्स क्या होता है? बुआयंसी फोर्स को हम बोलते हैं हिंदी में हम लोग उत्प्लावन बल। आप लोग पढ़ते होंगे लोअर क्लास में आर्किमिडीज का सिद्धांत, तो उसमें चर्चा होता होगा बुआयंसी फोर्स, उत्प्लावन बल। होता क्या है कि इसे नहीं मान लिया जाए कि आप नहाने वहाने के लिए गए तालाब या नदी में, और मान लीजिए किसी को तैरने होने के लिए नहीं आ रहा है तो खाली डिब्बा लेकर के तैर जाएगा वो। तो बुआयंसी फोर्स में क्या है? बुआयंसी फोर्स में क्या है, जैसे कि मान लिया जाए कि आप किसी बॉडी को जैसे कि मान लो कि ये पानी है। आगे चल के फिर इसका हम लोग डिटेल से आगे पढ़ना है फ्लूइड मैकेनिक्स में बुआयंसी फोर्स के बारे में, चैप्टर ही है पूरा का पूरा। तो जब किसी लिक्विड में किसी भी बॉडी को आप मान ले जाए कि किसी बॉडी को इसके अंदर में आप डुबा दिए, ये डूबेगा ना डूबेगा हमको नहीं पता। मान ले बॉल को जबरदस्ती, मान ले टेनिस बॉल लो और उसको जबरदस्ती पानी में से दबा दो, छोड़ेगा फिर ऊपर ही आ जाएगा। होता क्या है, टेनिस बॉल है उसका तो अंदर का भाग खाली है। टेनिस बॉल का जो अंदर का भाग क्या है, खाली है। लेकिन टेनिस बॉल के जगह पत्थर, इतना बड़ा पत्थर डालो डूब जाएगा। टेनिस बॉल डालो नहीं डूबेगा, पत्थर डाल दो इसमें भरा हुआ एकदम, डूब जाएगा। मान लिया कि आप एक बार पत्थर को डाल दिए, एक बार टेनिस बॉल को डाले, हुआ क्या क्या देखिए क्या क्या होता है। एक तो टेनिस बॉल का वजन काम करेगा नीचे mg, यहाँ भी पत्थर का वजन काम करेगा mg। इसको बड़ा mg, इसको छोटा mg इसलिए लिखे ताकि आप समझ लें कि टेनिस बॉल का मास कम है तो छोटा mg, अब पत्थर का मास ज्यादा है तो बड़ा mg। और दोनों सेम साइज का बॉल, ये भी बॉल और ये पत्थर दोनों सेम साइज का मतलब दोनों का आयतन सेम है। होता क्या है कि इस पर एक बल लगाता है, कौन? पानी बल लगाता है। बुआयंसी फोर्स जिस होता है ना कि सतह पर रखा हुआ तो कांटेक्ट फोर्स, रस्सी से बंधा हुआ है तो टेंशन, उसी तरीका से पानी के अंदर में फोर्स लगता है बुआयंसी फोर्स। ये कितना होता है बुआयंसी फोर्स, कैसे निकलता है? तो जो वस्तु आप डुबाए हैं उसका आयतन लीजिए, वॉल्यूम, आयतन, वस्तु का आयतन जिसको पूरा डुबा दिए हैं उसका वॉल्यूम ले लीजिए, और जिसमें डुबाए हैं वो लिक्विडवा का डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें डुबाए हैं अगुना g। ये बुआयंसी फोर्स का फॉर्मूला है कि वस्तु का जितना भाग डूबा हुआ है, अभी तो पूरे डुबा दिए थे हम उस समय का बात कर रहे हैं जब टेनिस बॉल को अंदर हम डुबा दिए हैं ना, पूरा डुबा के रख ले अंदर, तो इतना बल ऊपर काम करता होगा, इतना बल नीचे, आई वाला बल कम पड़ जाता होगा, आई वाला बल ज्यादा, तो छोड़ने के बाद टेनिस बॉल ऊपर। इसको भी डुबाते हैं तो इतना ही बल काम करता होगा। वॉल्यूम इस पत्थर का, पत्थर और बॉल का सही हो तो सेम है तो आयतन तो सेम होगा, मास कम ज्यादा भले होगा लेकिन साइज सेम है तो आयतन तो सेम होगा। और इसमें वही डेंसिटी लिक्विड वाला अगुने जी। तो ऐसा कोई हम फार्मूला को याद नहीं करवा रहे हैं कि फार्मूला को आप याद कर जाइए, ऐसा कोई काम आने वाला है, मतलब बताएं बुआयंसी फोर्स का बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो। तो ई वाला इसमें ज्यादा वजन का पड़ जाता होगा, mg हो जाता होगा ज्यादा, ही हो जाता होगा कम, ई लेके बैठ जाता होगा नीचे। अगर में ई हो जाता होगा ज्यादा, ई होता होगा कम, तो ये ऊपर फेंक देता होगा। ये बुआयंसी फोर्स, ठीक। The force of buoyancy exerted by the atmosphere on a balloon is B। अच्छा, जो buoyancy force होता है सिर्फ लिक्विड में नहीं काम करते हैं, buoyancy force काम करते हैं फ्लूइड में। फ्लूइड का मतलब लिक्विड में भी गैस में भी। जैसे आप मोशन चैप्टर जब पढ़ते हैं तो नहीं डिस्कस करते थे हम लोग कि एटमॉस्फेयर नहीं है तब बॉल को ऊपर जाने में और नीचे आने में समान समय लगेगा। अगर एटमॉस्फेयर कंसीडर किया जाए तो जब किसी बॉल को ऊपर से गिरने का जिस समय वक्त होता है उस समय एटमॉस्फेयर उसको रोकता है, और जब एटमॉस्फेयर उसको रोकेगा तो धीरे धीरे नीचे गिरेगा।
हमारे हिसाब से, मोशन के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से जब पढ़ते थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं, तो हमारे हिसाब से एक कागज और एक पत्थर दोनों गिरना चाहिए समान समय में, क्योंकि दोनों पर जी काम करता है एक्सीलरेशन। लेकिन देखते हैं कि कागज गिरता है धीरे धीरे और पत्थर जल्दी गिर जाता है। ये सब बुयांसी का ही कमाल है कि चूंकि वायुमंडल एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर कागज को रोक देता है और पत्थर का वजन ज्यादा होने के कारण रोकता नहीं, वो नीचे दम बैठता चला जाता है। तो इसे बुयांसी फोर्स का ही कमाल है। तो इसी तरह से एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसमें आप बैलून को रखे हैं तो बैलून पर कौन फोर्स लग रहा है? एटमॉस्फेयर। बुयांसी फोर्स कौन लगा रहा है? हवा। जिस तरह से यहाँ लिक्विड लगा रहा है, पानी, तेल, जो कुछ भी है लिक्विड लगा रहा है, उसी तरह से इस वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में हवा के द्वारा बुयांसी फोर्स लग रहा है। तो द फोर्स ऑफ buoyancy exerted by the atmosphere on a balloon is B in upward direction. मान लीजिए कि एक बैलून है, इस पर हवा के द्वारा एक buoyancy फोर्स जिसका नाम B है अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और ये रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा इतना ही लगता है। अब देखो इसमें तो मान लिया आप बोल भी सकते हैं कि टेनिस बॉल को भाई छोड़ेगा तो ऊपर आ जाएगा, कुछ पानी के अंदर कुछ पानी के ऊपर। बैलून तो हमेशा हवा के अंदर ही न है, ऐसा तो नहीं ना कि बैलून का आधा भाग हवा के अंदर है आधा भाग हवा के बाहर है। एटमॉस्फेयर तो बहुत ज्यादा ऊंचाई तक है और बैलून तो यहीं पर है, तो बैलून के चारों तरफ तो हवा है ही हमेशा। तो बैलून तो हवा में मतलब कि परमानेंट है, तो अपना बुयांसी फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, ये हमेशा लगता ही रहता है। The force of buoyancy exerted by the sphere on a balloon is B in the upward direction and remains constant. ठीक है भाई। The force of air resistance on the balloon acts opposite to the direction of velocity and proportional to it. Same line लिखा गया है। The force of air resistance on the balloon acts opposite to the direction of velocity. Opposite to the direction of velocity and is proportional to it. जैसे आप बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाएगा इधर तो आपको लगेगा कि हवा रोक रहा है उधर से, बाइक चलाएंगे इधर तो आपको लगेगा हवा रोक रहा है उधर से। मतलब हवा भी एक रेसिस्टेंस पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है आपके चलने की डायरेक्शन के अपोजिट। और दूसरी बात, आप जितना तेज चलेंगे आपको आभास होगा कि उतना ज्यादा हवा रोक रहा है। यही बात लिखा हुआ है कि the force of air resistance on the balloon acts opposite to the direction of velocity. बैलून जिधर जाएगा उसका उल्टा हवा रोकेगा उसको, एयर रेसिस्टेंस है एंड इज प्रोपोर्शनल टू इट। और वेलोसिटी के समानुपाती भी है, जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा रोकेगा। द बैलून कैरी के मास m, अच्छा बैलून के मास कितने हैं? m, एंड इज फाउंड टू फॉल डाउन, और पता चला कि नीचे की ओर गिर रहा है, फॉल डाउन, ये आ रहा है नीचे की ओर, बैलून नीचे की ओर आ रहा है, फॉल डाउन नियर द अर्थ सरफेस विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v। अच्छा डाउन आ रहा है नीचे वेलोसिटी से, और वेलोसिटी का मान कितना है? v, कांस्टेंट वेलोसिटी v से ये बैलून नीचे आ रहा है। अच्छा बैलून पर तो एक मास काम करता होगा mg, बुयांसी फोर्स तो हमेशा ऊपर ही काम करते हैं, ये तो लिखा हुआ ही है भाई कि अपवर्ड डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा ऊपर काम करता रहेगा भी, एक mg पहले से पता है हमको। और चूंकि बैलून भी वेलोसिटी से नीचे आ रहा है तो क्वेश्चन के मुताबिक एक हवा ऊपर की तरफ अपना रेसिस्टेंस पैदा करती होगी, एयर के द्वारा लगने वाला फोर्स, इसे का नाम है एयर रेसिस्टेंस। यहाँ पर द फोर्स ऑफ एयर रेसिस्टेंस, एयर रेसिस्टेंस हवा रुकावट पैदा कर रही है, वो वाला फोर्स उधर है क्योंकि वेलोसिटी इधर है और जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा एयर रेसिस्टेंस काम करेगा। अभी मान लिया वेलोसिटी भी है, उस समय एयर रेसिस्टेंस कितना काम कर रहा है? एफ एयर, नाम दे दिया उसका एफ एयर, मैंने एयर के द्वारा लगने वाला फोर्स। ठीक, और चूंकि आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब इसमें एक्सीलरेशन नहीं है, जब एक्सीलरेशन नहीं है तो लिखो mg माइनस एयर वाला और माइनस बी बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। ऐसा तो जीरो है क्योंकि आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। इसका मतलब mg बराबर एफ एयर प्लस बी, एक पार्ट। अब
हाउ मच मास शुड बी रिमूव, कितना मास इस बैलून से निकाल लिया जाए, फ्रॉम द बैलून, बैलून से निकाल लिया जाए, सो दैट, ताकि, इट मे राइज विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी भी, ताकि अभी भी वेलोसिटी से ऊपर जाने लगे। कितना मास यहां से निकाल लिया जाए, तो मान लिया जाए कि इसमें से m मास निकाल लिया जाए। पहले m था, अब इसमें से छोटा m के बराबर मास निकाल लिए हम। अब ये बैलून ऊपर जा रहा है v वेलोसिटी से, क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है। और आपको पता है कि एक परमानेंट फोर्स कौन काम कर रहा है ऊपर, बॉयंसी, ये तो लिखल है, हमेशा बॉयंसी ऊपर काम कर रहा है। अच्छा, इसका मास कितना काम कर रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स m माइनस m इंटू जी। और चूंकि अभी बैलून ऊपर जा रहा है v वेलोसिटी से, इसलिए एयर रेसिस्टेंस वाला भी फोर्स नीचे ही काम करता होगा, क्योंकि एयर रेसिस्टेंस तो वेलोसिटी के अपोजिट काम करता है और वेलोसिटी के समानुपाती भी है। कहने का मतलब, अगर अभी सवाल ये बोलता कि यहाँ पर 2 भी वेलोसिटी से जा रहा है, तो यहाँ पर हम लिखते 2 इंटू एफ एयर। यहाँ बोलता कि v बाई 2 से जा रहा है, तो यहाँ लिखते एफ एयर बाई 2। लेकिन पहले हम देखे थे कि जब v वेलोसिटी था तो हवा के द्वारा लगने वाला बल एफ एयर लिखे थे, तो अभी भी v वेलोसिटी है तो अभी भी लिखाएगा एफ एयर। बस इतना ही अंतर है कि उसमें बैलून नीचे आ रहा था तो एफ एयर ऊपर था, अभी बैलून ऊपर जा रहा है, एफ एयर नीचे होगा। और अभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सीलरेशन अभी भी 0 है। इसका मतलब इसमें लिखाएगा b माइनस एफ एयर माइनस m माइनस m इंटू जी बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन 0, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा तो काहे का एक्सीलरेशन। चलो ठीक है, तो हमें छोटा m चाहिए, छोटा m चाहिए। अच्छा, क्या हम एफ एयर का मान रख सकते हैं mg माइनस बी? बोले हाँ रख सकते हैं, mg माइनस बी, एफ एयर का मान हम रख सकते हैं mg माइनस बी, mg माइनस बी। अब माइनस mg अब प्लस mg इक्वल टू 0। तो b माइनस mg अब प्लस b माइनस mg अब प्लस mg बराबर 0। तो b और b 2b, mg mg 2mg, 2b माइनस 2mg अब प्लस mg बराबर 0। इसलिए mg बराबर 2mg माइनस 2b बराबर 2 इंटू mg माइनस b। इसलिए m बराबर 2 इंटू mg माइनस b और बटा g बराबर 2 इंटू m माइनस b बटा g। इतना मास और निकाल लिया जाए, उस बैलून से हवा निकाल लिया जाए, तब जो बैलून नीचे आ रहा था v वेलोसिटी से, भैया ऊपर जाने लगेगा v वेलोसिटी से। तो इस सवाल का आंसर है आपका 2 इंटू m माइनस b बटा g। ये हो गया आपका, क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। चलिए देखते हैं इसको क्या कह रहा है इसमें। एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स, खाली प्लास्टिक का बक्सा, एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स ऑफ मास m, इस बॉक्स का मास है m, इज फाउंड टू बी एक्सीलरेट अप, ये बक्सा ऊपर जा रहा है g/6 से, व्हेन प्लेस्ड डीप इनसाइड वाटर। अच्छा, ये बक्सा को हम लोग एकदम पानी के अंदर बहुत गहराई में ले जा करके जब छोड़ दिए तो ये बक्सा जाए लगा ऊपर g/6 से। ये टेनिस बॉल जैसा, ये टेनिस बॉल को कितना अंदर ले जाके चले जाओ फिर छोड़ो ऊपर। उसी तरह से प्लास्टिक का बक्सा है, प्लास्टिक का बक्सा तो खाली बक्सा, प्लास्टिक का कोई बक्सा तुम ले लो, ड्रम व्रम, आंसू के तुम दबाओ पानी में,
4 आदमी उस पर लद जाएगा, तब जाके पानी में दबेगा, छोड़ेगा फिर ऊपर। तो ये इस तरह से कहानी है। G/6 से ऊपर जा रहा है, ठीक है भाई, कैसे कैसे जा रहा होगा ये ऊपर ही? एक तो इस पर काम करता होगा mg, चलो ठीक है, और एक काम करता होगा इस पर buoyancy। buoyancy का मान क्या होगा, हम उसके डीपली में नहीं जा रहे हैं, आपको बताए हैं कि buoyancy का मान क्या होगा, इस बक्सा का वॉल्यूम गुने इस पानी का डेंसिटी और गुने g, ये buoyancy फोर्स होता है। जितना बक्सा का जितना भाग डूबा है तो कुल बक्सा वो तो पानी में, तो अभी से कोई काम भी नहीं। buoyancy फोर्स का वैल्यू क्या होगा इससे मतलब नहीं है, बस इतना आप जानिए कि हाँ इस पर एक buoyancy फोर्स लग रहा है, तो buoyancy फोर्स लग रहा है, मान लो B है buoyancy फोर्स। तो यहाँ के हिसाब से हमें इक्वेशन लिखना चाहिए कि B माइनस mg बराबर mg/6, ठीक है। हाउ मच सैंड शुड बी पुट इनसाइड द बॉक्स, इसमें कितना बालू और डाल दिया जाए। मान लो कि इस बक्सा में हम अब कितना मास और बालू डाल दिए, बड़ा M के बराबर, बड़ा M के बराबर इसमें बालू और डाल दिए, सो दैट इट मे एक्सीलरेट डाउन, अभी नीचे जा रहा है G/6 से। ऐसा कैसे हो रहा होगा? अच्छा, अब काम करता होगा इसमें m + m × g। छोटा m बक्सा का मास है, बड़ा M बालू का मास, इस पर काम करता होगा एक buoyancy B। आपके मन में विचार आता होगा कि सर जब हम बक्सा खाली था तब buoyancy उतना ही काम करेगा, और बक्सा में जब बालू डाल दें तो क्या buoyancy उतना ही काम करेगा? बोले हाँ उतना ही काम करेगा buoyancy। buoyancy फोर्स कैसे काम करता है? buoyancy फोर्स का वैल्यू क्या होता है? buoyancy फोर्स का वैल्यू होता है कि जिसको आप डुबाए हैं उसका वॉल्यूम, आयतन लीजिए, और गुने जिसमें डूबा हुआ है पानी में उसका डेंसिटी गुने g। इसमें कहीं मास का जिक्र आया? कहीं नहीं, बक्सा के वॉल्यूम से मतलब है। तो क्या बक्सा के अंदर में बालू डाल देने से और नहीं डाल देने से बक्सा का आयतन पर कोई असर पड़ेगा? नहीं असर पड़ेगा। कोई बक्सा उसका आयतन वही रहेगा, बक्सा के अंदर में सामान रखो नहीं रखो बक्सा जगह तो नहीं गिरेगा, कहीं रखेगा बक्सा को, तो इसलिए मास इसमें बालू डाल देने से buoyancy पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए buoyancy का हम मान निकालने के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, कोई असर नहीं पड़ रहा। मास पानी के अंदर में कोई वस्तु अगर डूबा हुआ है तो वस्तु का मास कुछ भी रहे, साइज सेम अगर है तो buoyancy हमेशा सब जगह सेम ही काम करेगा। इसे buoyancy का मान पर नहीं, और इस पूरे चैप्टर में buoyancy के मान में जाना भी नहीं है कि buoyancy का मान होता क्या है, लेकिन आपको बता दें कि मान कैसे निकाला जाता है। जिस वस्तु पर buoyancy फोर्स निकालना है उस वस्तु का जितना भाग पानी में डूबा हुआ उसका आयतन ले लो, और जिस पानी में डूबा हुआ उसका डेंसिटी गुना स्मॉल g 9.8, ये buoyancy का तरीका है। तो क्या इसका भी वही आयतन, इसका भी वही आयतन, इसमें ये भी वही पानी में डूबल है, भी वही पानी में डूबल है, सेम उसी मतलब कि ऐसा ना कलर चेंज हो गया, मतलब कि जो पढ़ा यहाँ हो रहा वही फिगर होगी, तो डेंसिटी वही रहेगा, g वही रहेगा, तो buoyancy वही रहेगा। लेकिन अब यहाँ समीकरण क्या लिखाएगा कि m + m × g - buoyancy बराबर m + m × g/6, यहां लिखाएगा। तो सॉल्व करेंगे हम, तो mg + mg - buoyancy तो बराबर mg/6 + mg/6। buoyancy का मान उठा के यहां से वहां रख देते हैं, कितना mg/6 + mg, तो ये आ जाएगा mg प्लस बड़ा mg माइनस buoyancy का मान यहां से उठा के रखते हैं mg/6 + mg बराबर फिर से mg/6 + mg/6, तो प्लस mg और ये माइनस mg लग रहा है कि कट जाएगा, तो यहां से बचेगा mg - mg/6 बराबर mg/6 प्लस बड़ा mg/6, और हमें किसका मान चाहिए? बड़ा m का, इसलिए बड़ा mg माइनस बड़ा mg/6 बराबर 2 छोटा mg/6।
जी 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 तो कैंसिल कर लो, 6 से गुना कर लो, तो 6m माइनस m बराबर 2m। इस तरह से 5m बराबर 2m, इसलिए m बराबर 2m बटा 5। तो 2m बटा 5 kg के बराबर उसमें बालू आपको और डालना पड़ेगा, तब वही प्लास्टिक का बक्सा जो ऊपर जा रहा था, अब वही प्लास्टिक का बक्सा G/6 एक्सीलरेशन से नीचे आएगा, आपका नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो था क्वेश्चन नंबर आपका 20। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में। क्या है समझिए। अब कह रहा है फोर्स F इज इक्वल टू V क्रॉस ए, फोर्स F इज इक्वल टू V क्रॉस ए। ये सब चीजों का आपको जानकारी होगा कि F इज इक्वल टू V क्रॉस ए, इसका मतलब F का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा VA साइन थीटा, जहाँ थीटा है वेक्टर V और वेक्टर A के बीच का एंगल। दूसरा बात, F का जो डायरेक्शन होगा वो होगा परपेंडिकुलर V का भी और परपेंडिकुलर A का भी। दो वेक्टर को क्रॉस करने के बाद जो नया वेक्टर आता है वो वेक्टर उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होते हैं जिसके क्रॉस करने से आए हैं। जैसे I क्रॉस J बराबर K, तो K जो है I का ही परपेंडिकुलर है और J का भी परपेंडिकुलर है। तो वो पता होगा वेक्टर का आपका पार्ट है, एक अगर F बराबर V क्रॉस A है, इसका मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा मॉड V मॉड A साइन थीटा, जहाँ थीटा होता है V और A के बीच का एंगल होगा, और फोर्स का डायरेक्शन हमेशा V के भी परपेंडिकुलर होगा और A के भी परपेंडिकुलर होगा। और राइट हैंड थंब रूल आप जानते हैं कि V क्रॉस A करेंगे इसे V क्रॉस A, अभी के हिसाब से अगर V क्रॉस A करें तो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ जाना चाहिए, अंदर की ओर। अगर V नीचे रहता और ये ऊपर दिखाते तो V क्रॉस ऐसे करते तो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ जाता, बाहर की ओर। खैर इस साइड का बात है, अभी हम इतना डाटा पढ़ के इतना बात आपको समझाए हैं। क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है अभी देखना है। A force F is equal to V cross A is exerted on a particle in addition to the force of gravity। अच्छा, ये जो पार्टिकल है इस पर तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग ही रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अलावा इस पर एक फोर्स और लग रहा है जिसका मान बताया जा रहा है V क्रॉस A। अच्छा ठीक है, where V is the velocity of particle and A is a constant vector। अच्छा, जहां V है velocity of particle और A है एक कांस्टेंट वेक्टर, ठीक है। इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, A जो कांस्टेंट वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। जैसे कि मान ले पार्टिकल ये हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये सब क्या है, ये सब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये सब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। तो इसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक वेक्टर है A, किधर अभी नहीं पता, देखते हैं कहाँ किधर है। ये हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेक्टर A है और इसका वेलोसिटी वेक्टर है v। मान लो वेलोसिटी इधर है जी, वेलोसिटी मान लो इधर है, वेलोसिटी मान लो इधर है पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है। इस पर गुरुत्वाकर्षण mg काम करता होगा, इस गुरुत्वाकर्षण के अलावा ग्रेविटेशन के अलावा एक फोर्स और काम कर रहा है जिसका वैल्यू बताया गया है v क्रॉस a, ठीक है। विथ व्हाट मिनिमम स्पीड ए पार्टिकल ऑफ मास m बी प्रोजेक्टेड, इस v का मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए, कितना स्पीड से इसे प्रोजेक्ट किया जाए, सो दैट ताकि इट कंटिन्यू टू मूव अनडिफ्लेक्टेड, बिना डिफ्लेक्ट हुए, अपना रास्ता से बिना भटके हुए, विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता ही रहे। कर रहा है कितना मिनिमम वेलोसिटी से इसको फेंके, ध्यान दिया, कितना मिनिमम, कितना कम से कम वेलोसिटी से इसको फेंकें ताकि जब फेंके तो जाता ही रहे। ऐसे तो होता नहीं, ऐसे तो होता था कि हम किसी वस्तु को फेंकते थे वो धीरे धीरे प्रोजेक्टाइल गिर जाता था, लेकिन कंटिन्यू जाते रहना चाहिए। इसका मतलब ये गारंटी है कि एक फोर्स कहीं जरूर ऊपर लगना चाहिए जो mg को बैलेंस करे, और वही फोर्स रहा होगा ये F, जिसका मैग्नीट्यूड होगा VA साइन थीटा। अब इस चीज को थोड़ा अच्छा से समझाने के लिए हम थोड़ा आपको
बता रहे हैं कि ई जो है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि वेक्टर ए जो है हॉरिजेंटली है। आप समझिएगा, मान लो एक प्लेट है, प्लेट, इस प्लेट पर ही दो वेक्टर हैं, एक भी और एक ए। ऐसा है, यहां ये मत समझना कि ऐसे है भी और ऐसे नहीं, ऐसे है भी और ए। बोले ये कैसे समझ में आया? बोले देखो, एक तो हमको ये क्वेश्चन कर रहा है कि जो हम पार्टिकल को फेंके हैं वो अपने रास्ते पर चलना चाहिए और ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा है नीचे की ओर। इसका मतलब कोई तो होना चाहिए इस ग्रेविटेशन को बैलेंस करने वाला। बोली बात तो समझ में आया कि ऊपर लगना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन कहता है कि F बराबर भी क्रॉस है, इसका मतलब भी इधर होगा या भी इधर है तो ए इधर होगा, तब ना भी क्रॉस ए ऊपर जाएगा ऐसे। अगर भी इधर लेंगे ए आप इधर मान लीजिएगा तो भी क्रॉस से ई और एक फोर्स नीचे लग जाएगा, mg भी नीचे रहेगा। आप फेंकिएगा तो अनडिफ्लेक्टेड थोड़े होंगे, तो तुरंत नीचे गिर जाएंगे इसे। इसका मतलब अगर भी इधर है तो ए ऐसे लेना पड़ेगा, भी से हट के थोड़ा सा इधर, ए ऊपर नीचे नहीं, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे नहीं, ऐसे है। तो मान लो कोण कितना है, थीटा है। थीटा कौन है? थीटा कौन पर है भी और ए, तो ऊपर कितना फोर्स आएगा, भी साइन थीटा, जो किसको बैलेंस करेगा, mg को। अगर इसको चलना है सही सलामत सामने तो भी साइन थीटा बराबर mg, तो भी बराबर mg बटा ये साइन थीटा। लेकिन पूछ क्या रहा है हमसे, बोले भी का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, मिनिमम। ओ भी मिनिमम तब होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, भी मिनिमम होगा यदि साइन थीटा मैक्सिमम होगा, भी मिनिमम यदि साइन थीटा मैक्सिमम। और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, मतलब कि भी ऐसे है तो ए ऐसे होना चाहिए, तब ज्यादा से ज्यादा इधर बल लगेगा और कम ही भी पर काम चल जाएगा। देख लीजिए, इसका मतलब भी का जो मिनिमम मान आएगा mg बाई ए आएगा। इसका मतलब भी का जो मिनिमम मान आएगा वो कितना आएगा, mg बाई ए आएगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो बचा कौन हमारे पास, mg बटा ए, ये भी का मिनिमम मान है। तो ये कहानी ज्यादा थोड़ा वेक्टर वेक्टर सा था। तो चलिए ये हम क्वेश्चन क्लियर कर लिए, क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। और 22 क्या कह रहा है, 22 देखते हैं। करें इन सिंपल एटूड मशीन। अच्छा, ये जो सिस्टम है ना इसका नाम है एटूड मशीन। ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है ना, पुल्ली, दो ब्लॉक लटका हुआ है, इस पूरा सिस्टम का है टेक्निकल नाम एटूड मशीन। टू अनइक्वल मासेस, दो अनइक्वल मास है, m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। सब कुछ दिख रहा है। ओवर ए क्लैंप लाइट स्मूथ पुल्ली, लाइट स्मूथ सब पुल्ली है, क्लैंप किया हुआ है। इन ए टिपिकल अरेंजमेंट फिगर m1 बराबर 300 ग्राम। m1 के बारे में बताया जा रहा है 300 ग्राम मतलब 0.3 kg, एंड m2 बराबर 600 ग्राम 0.6 kg। The system is released from rest। मैंने समझ लो कि दोनों को वैसे पकड़ लेता नीचे से, हटाएं सिस्टम चलना चालू, 0.6 नीचे 0.3 ऊपर। अभी कमांड सिस्टम को पकड़ लेता, सिस्टम को पकड़ ले है, हाथ से सपोर्ट ले ले, हटाएं हाथ, सिस्टम चलना चालू, m2 नीचे m1 ऊपर। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। Distance traveled by the first block in first 2 seconds। Find the distance traveled by the first block in first 2 seconds। देखते हैं 0.6 kg का 6 न्यूटन और 0.3 kg का 3 न्यूटन और यहाँ टेंशन T।
तो मान लो कि चल रहा है ए एक्सीलरेशन से नीचे, तो इसका मतलब ई चलेगा ए एक्सीलरेशन से ऊपर, और समीकरण यहाँ लिखाएगा 6 माइनस टी बराबर 0.6a, और यहाँ समीकरण लिखाएगा कि t माइनस 3 बराबर 0.3a। इस तरह से आ जाएगा ये 3 बराबर 0.9a, और a का वैल्यू आएगा 30/9, मतलब 10/3। मतलब कि 0.6 kg वाला 10/3 से नीचे जा रहा है एक्सीलरेशन से, और 0.3 किलो वाला 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। ठीक, तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। मैंने पहला 2 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा। अब फर्स्ट ब्लॉक को चाहे सेकेंड ब्लॉक, दोनों तो बराबरी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, जितना ही नीचे जाएगा उतना ऊपर जाएगा, तो किसी का भी निकालो। तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं कि 2 सेकेंड में तय किया गया दूरी बराबर u इंटू टी। फर्स्ट 2 सेकेंड मतलब शुरुआत से 2 सेकेंड में, तो शुरुआत तो हुआ था 0 से, तो u टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर, इसलिए 20/3 मीटर। एक आंसर आएगा 20/3 मीटर। 6.5 मीटर, 6.5 मीटर लगभग ठीक है, 20/3 मीटर लगभग आ जाएगा। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा, टेंशन निकालना, टेंशन कैसे निकालिएगा। ए का मान 10/3, ए का मान यहाँ तो 10/3, तो 10/3 का मतलब हो जाएगा 0.3 अब गुने 10/3 बटा 3, तो 1 और 3 इधर आएगा, तो 3 1 4, तो टी का मान आ जाएगा हम लोग का 4 न्यूटन। 3.9 मतलब जी का मान 9.8 लेके बनाया जा रहा है, हम 10 लेके बना रहे हैं। तो क्वेश्चन का एक हिस्सा ही हो गया। क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा क्या कहता है कि टेंशन बताओ। अब दूसरा हिस्सा टेंशन यहाँ से निकालो कि टी बराबर होगा 3 प्लस 0.3a, ए का मान है 10/3, तो ए का मान रख दो 10/3, तो ये तो हो गया कुल मिला के 1, और कुल मिला के हो जाएगा आंसर बराबर 4 न्यूटन। सी में कहता है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। क्लैंप ऑन द पुली, इस क्लैंप पर, इस क्लैंप पर, पुली की इस क्लैंप पर कितना बल काम करेगा। अब देखो पुली का कहानी कुछ ऐसा है कि यहाँ एक टी, यहाँ एक टी, यहाँ है क्लैंप किया हुआ इसे, तो पुली तो न नीचे जा रहा है न ऊपर, पुली तो फिक्स है, क्लैंप है। इसका मतलब पुली तो रेस्ट में है, इसका मतलब नीचे अगर लग रहा है 2t तो ऊपर भी लगेगा 2t, तो हमने रेस्ट में हुआ 2t, तो यहाँ भी 2t, तो 4 है, तो 2t का आंसर कितना आ जाएगा 8 न्यूटन। तो सी पार्ट का आंसर आएगा 8 न्यूटन। 8 न्यूटन फोर्स क्लैंप पर लग रहा, पुल्ली के क्लैंप पर लगने वाला फोर्स बराबर 8 न्यूटन। तो इस तरह से आंसर आ गया हम लोग का। क्या एक्सीलरेशन था पहले निकाले, जब तक एक्सीलरेशन नहीं निकले कैसे पता चले कितना चला 2 सेकेंड में, तो फिर 2 सेकेंड में कितना चला, फिर टेंशन। ऐसे भी हम लोग जब थ्योरी पढ़ते हैं तो एक्सीलरेशन और टेंशन तो कॉमन बात है, खूब निकाले हुए होते हैं, एक्सीलरेशन टेंशन, एक्सीलरेशन टेंशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 सोल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन